का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों फिर मिल चुके हैं आपसे एक नए वीडियो में वापस से नाभिकीय भौतिकी को लेकर। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म करना है और फ्री करना है इस चैप्टर को, जिससे अपन अगर ये एक बार ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो अच्छी बात बताऊँ क्या है। अच्छी बात यह है कि आपके फिजिक्स के 9 चैप्टर हो जाएंगे। बचेगा एक चैप्टर सेमीकंडक्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉन। इसको तो मैं कभी भी करवा दूंगा, कभी भी 1-1.5 घंटे का वीडियो बना के, 1-1.5 तो नहीं, खैर ज़्यादा ही बनेगा, 2 या 3 वीडियो बनेंगे उसमें बना के कभी भी डलवा दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब हमारा फोकस रहेगा आज इस चैप्टर के बाद MCQs पर। उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है जो डेली क्लास ले रहे थे, नोट्स बना रहे थे। यानी क्लास लेने के बाद मैंने कहा था कि नोट्स ज़रूर बनाना है। जो डेली क्लास ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और साथ ही साथ उनका रिवीजन भी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात ये है कि अब मैं यहाँ पर MCQs करवाऊँगा फिजिक्स के। और मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट कर भी रहे हैं MCQs, उन्होंने नोट्स भी बना लिए, MCQs भी कर रहे हैं। तो अच्छी बात ये आ चुकी है अब आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों अपन शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। तो अपना टॉपिक है संकुलन अनुपात यानी पैकिंग अंश। ये होता क्या है पैकिंग अंश? तो देखिए अपन ने ऊपर देखा द्रव्यमान क्षति। अपन ने द्रव्यमान क्षति किसकी देखी? संपूर्ण नाभिक में होने वाली द्रव्यमान क्षति, संपूर्ण नाभिक में होने वाली द्रव्यमान क्षति। अब हम देखेंगे नाभिक में पाए जाने वाले केवल एक न्यूक्लियाई में कितनी द्रव्यमान क्षति होती है। तो ये जो पैकिंग अनुपात है ये क्या कहता है? द्रव्यमान क्षति प्रति न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन में या प्रति न्यूक्लियन कितनी द्रव्यमान क्षति होती है। तो देखिए संकुलन अनुपात जो होता है यानी एक प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति जो होती है या द्रव्यमान क्षय जो होता है वो डेल्टा M/A होता है। ये डेल्टा M क्या है? तो ये जो डेल्टा M आप यहाँ पे देख रहे हो ये है A, यानी नाभिक में उपस्थित सभी न्यूक्लियाई कितने हैं? A न्यूक्लियाई। तो इन A न्यूक्लियाई में होने वाली द्रव्यमान क्षति डेल्टा M। अगर हमको केवल एक न्यूक्लियाई की निकालनी है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा M/A हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एक न्यूक्लियाई की द्रव्यमान क्षति आएगी कि नहीं? वो सूत्र आपके सामने यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब बात करेंगे बंधन ऊर्जा की। देखिए नाभिक कण न्यूक्लियन को बांधकर रखने वाली या बांधकर रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम यहाँ पर बंधन ऊर्जा कहते हैं। जिस ऊर्जा की यहाँ पर आवश्यकता होती है उसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि नाभिक में न्यूक्लियाई को, न्यूक्लियनों को बांध के रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बंधन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर बंधन ऊर्जा का मान कितना होगा, क्या होगा? तो ध्यान रखना कंप्लीट नाभिक में जितने भी न्यूक्लियन हैं उनको संपूर्ण को बांधने में जो कंप्लीट ऊर्जा हमको आवश्यकता होगी वो B से प्रदर्शित करेंगे। और B बराबर डेल्टा M इंटू C²। समझ गए? C यहाँ पर क्या है, डेल्टा M यहाँ पर क्या है? तो डेल्टा M पहले जान लो। डेल्टा M तो द्रव्यमान क्षय है। थोड़ा जुकाम जरूर हो गया तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। डेल्टा M तो क्या है? द्रव्यमान क्षय, ठीक है। C क्या है? नियतांक है। और इस C का एक निश्चित मान होता है।
उसको समझना निश्चित मान को। अगर आप यहाँ पर डेल्टा एम को किलोग्राम में लेते हो, किलोग्राम कर लेना, ठीक है, किलोग्राम में लेते हो, तो यहाँ पर सी का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सॉरी 9 मीटर है ये शायद, हाँ 9 मीटर प्रति सेकंड, थोड़ा सा मैं मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। 3 × 10⁻9 मीटर, 10⁸ मीटर, ध्यान रखना कितना, 8 मीटर, 9 नहीं है, ध्यान रखना 8। क्लियर? तो एक बार अच्छे से समझ लो, अगर यहाँ पर द्रव्यमान जो डेल्टा एम है किलोग्राम में है, तो यहाँ पर सी का मान आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रखना है। अगर मान लीजिए कि जो डेल्टा एम है वो एएमयू में दिया हुआ है, तब सी का मान क्या रखेंगे, तो तब यहाँ पर सी का मान सी बराबर 931.5, क्या है सी का मान 931.5। क्लियर? ये मीटर पर सेकंड हटा लेना, ये गलत है, ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की एक निश्चित वैल्यू है। अगर किलोग्राम में द्रव्यमान है तो 3 × 10⁸, और अगर एएमयू में द्रव्यमान है तो 931.5। क्लियर? अब देखिए, अगर हमको यहाँ पर बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो हमको थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा वो बात भी करेंगे। पहले देख लो, जो बंधन ऊर्जा बी है वो बराबर होती है किसके, डेल्टा एम सी का स्क्वायर। अब डेल्टा एम तो ये है, अगर मान लीजिए डेल्टा एम यहाँ पर किस में दे रखा है, एएमयू में दे रखा है, तो यहाँ पर सी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 931.5। तो वही यहाँ पर डेल्टा एम का मान एएमयू में दिया हुआ है, तो यहाँ पर सी का मान रख दिया 931.5, और ये पूरी बंधन ऊर्जा। क्लियर? अब देखिए, बंधन ऊर्जा को अगर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो एक छोटा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। सर क्या चेंज यहाँ पर करना पड़ेगा, तो वो भी समझ लीजिए। देखिए, एक एक चीज़ इसको डिटेल में समझिए। अगर आपको बी का मान, बंधन ऊर्जा का मान एएमयू में चाहिए, तो यहाँ पर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होगा। तो सी स्क्वायर, अगर डेल्टा एम एएमयू में दिया हुआ है तो सी स्क्वायर का मान रख दीजिए 931.5। लेकिन हमें तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर 10⁻6 से यहाँ पर गुणा करना होगा। अगर आप इसे 10⁻6 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर जो मान आएगा बंधन ऊर्जा का वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, जैसे अपन ने यहाँ पर द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम प्रति न्यूक्लियन के लिए निकाला था, उसी तरह बंधन ऊर्जा भी प्रति न्यूक्लियन की तरह निकालेंगे। और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के लिए बी बार का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। कंप्लीट नाभिक के लिए तो बी का उपयोग किया जाएगा, परंतु यहाँ पर प्रति न्यूक्लियन या एक न्यूक्लियन के लिए बी बार का उपयोग किया जाएगा। क्लियर? तो बी बार बराबर क्या होगा, बी अपॉन ए। बी क्या है, ए न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा। तो केवल एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा कितनी होगी, तो बी अपॉन ए हो जाएगी ये बंधन ऊर्जा एक न्यूक्लियन की, जिसे हम बी बार कहते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे, यहाँ पे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ग्राफ आपको यहाँ पर दिया गया है। इस ग्राफ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्या है इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में आपको बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन एवं यहाँ पर द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या के मध्य का एक ग्राफ दिया हुआ है। और इस ग्राफ में बताया गया है कि
40 से कम द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या वाले जितने भी नाभिक होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, उन सभी के अंदर जो बी बंधन ऊर्जा का मान होता है, बी बार का प्रति न्यूक्लियन, वो कितना होता है? कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। और इस कम होने के कारण ऐसे ऐसे नाभिक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। वे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या 40 से कम है, उन नाभिकों में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है। कम होने के कारण वे नाभिक अस्थायी होते हैं। इस तरह के नाभिक अपने स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं और स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए आपस में जुड़ते हैं और एक नया नाभिक बनाते हैं उच्च ऊर्जा वाला। समझ गए? और नाभिकों के जुड़ने से बनने वाला एक नया नाभिक क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। क्लियर? ये बात ध्यान में रखनी है। अब आगे देखो, अब क्या होगा? अब होगा ये कि 40 से और 120 द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या वाले जो नाभिक होते हैं, वे उच्च ऊर्जा वाले नाभिक होते हैं और इनकी प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा उच्च होती है, या ऐसा कह सकते हैं लगभग बराबर होती है, लेकिन सबसे उच्च होती है। क्लियर? सबसे उच्च होती है, चाहे और लगभग सभी की बराबर होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर Fe फेरस है, आयरन है, उसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सर्वाधिक होती है। और वो कितनी होती है? तो ध्यान रखना, वो यहाँ पर लगभग, जूम करके आपको दिखा देता हूँ, लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये 8 है, ध्यान रखना, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो ये सर्वाधिक स्थायी होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद बात आती है 120 से आगे तक। तो 120 द्रव्यमान संख्या से ऊपर वाले जो भी तत्व है, उन तत्वों का द्रव्यमान ज़्यादा है। इसी कारण प्रति न्यूक्लियन जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? कम होती है। प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा कम होती है, द्रव्यमान ज़्यादा, द्रव्यमान संख्या ए ज़्यादा होता है। सर अब ये होगा ये कि ये द्रव्यमान संख्या ज़्यादा है, तो ये आपस में अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इस तरह के नाभिक टूटते हैं। क्या करते हैं? टूटते हैं और उच्च ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। उच्च ऊर्जा को प्राप्त करते हैं जिससे क्या हो सके? स्थायी हो सके। तो स्थायी होने का प्रयास करते हैं और इस प्रक्रिया को यहाँ पर नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्लियर? तो ये बात कंप्लीट होती है। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक एक बिंदु देखिए यहाँ पर कि बहुत हल्के नाभिक का बी बार प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा बहुत कम होती है और बहुत कम होने के कारण ये अस्थायी होते हैं। इनके नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं और इस भारी नाभिक को बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। पहले लाइन क्लियर? दूसरा देखो, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन को यहाँ पर शिखर का स्थान प्राप्त हुआ है, शिखर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये इनकी जो ऊर्जा है निकटवर्ती नाभिक से अधिक होती है। ग्राफ में देखिए, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इनको शिखर प्राप्त हुआ है।
इसका मतलब इनके निकटवर्ती जो तत्व हैं उनसे अधिक ऊर्जा वाले नाभिक हैं इनके, या इन नाभिकों की ऊर्जा अधिक होती है। द्रव्यमान संख्या 40 से 120 के मध्य नाभिकों की जो बी होता है, बंधन ऊर्जा होती है, वो अधिकतम होती है। लगभग समान है, अधिकतम होती है, यानी सबसे तो अधिकतम होती है, लेकिन लगभग कैसी है सभी की। एक बार समझो, 40 से 120 ए वाले जो तत्व है उनकी ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, वो तो कैसी है समान, लेकिन इससे जो कम है और जो इससे ज़्यादा है उन सभी से इनकी ऊर्जा कैसी है, अधिक। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट अलग से लिखा हुआ है कि अधिकतम स्थायी कौन सा तत्व है, तो आयरन फेरस सर्वाधिक स्थायी है, सर्वाधिक ऊर्जा वाला तत्व यहाँ पर है। चलिए उसके बाद देखते हैं एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अधिकतम या अधिक भारी नाभिक का बी बार प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा कम होती है, तो स्थायित्व भी कम हो जाता है। भारी नाभिक, यहाँ पे जो भारी नाभिक हो जाते हैं, ये भारी नाभिक टूट जाते हैं, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए टूट जाते हैं, और टूटने के बाद इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ये अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, और इसे ही यहाँ पर नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। एक पॉइंट और है कि जो यूरेनिक होता है, यह यूरेनियम, ठीक है, इसके आगे की जो भी नाभिक होते हैं उनका जो बी बार प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा होती है वो अत्यधिक अस्थायी होते हैं, यानी अत्यधिक कम होने के कारण ये अत्यधिक अस्थायी होती है। यूरेनियम से ऊपर वाले जो भी, आगे वाले जो भी तत्व हैं, इनका बी बार सबसे कम होता है, और सबसे कम होने के कारण ये सर्वाधिक अस्थायी होते हैं। सर्वाधिक स्थायी 40 से 120, सबसे कम स्थायी 40 यूरेनियम के बाद वाले तत्व ये जो तत्व होते हैं ये समय समय पर अलग अलग तत्वों में परिवर्तित, कहने का मतलब यूरेनियम के बाद वाले जो भी तत्व है ये नाभिक इनका सबसे कम स्थायी होता है, और नाभिक कम स्थायी होने के कारण ये तत्व अलग अलग नाभिकों में बदलते रहते हैं, अलग अलग तत्वों के नाभिकों में बदल जाते हैं। इसी कारण इन्हें रेडियो एक्टिव तत्व भी कहा जाता है। और रेडियो एक्टिव की चूँकि मैंने बात की तो बात कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिवता क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं डिटेल से। कोशिश यही है चैप्टर आज पूरा हो, फ्री हो अपन इससे। देखिए, जो खोज करता है वो AH बैक्यूलर है। यदि किसी पदार्थ से स्वतः ही विकिरणों का क्या होता है, किसी पदार्थ से स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन होता है, साथ ही साथ कुछ अल्प कणों का भी उत्सर्जन होता है, तो उस तत्व को रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। जैसे यूरेनियम है, इस यूरेनियम में विकिरणों का स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होती है, स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होती है, और साथ ही साथ अल्प कण भी उत्सर्जित होते हैं। विकिरण उत्सर्जित, अल्प कण उत्सर्जित। तो इस प्रकार के जो भी तत्व है जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं, अल्प कणों को उत्सर्जित करते हैं, उनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं बताइए? रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है।
क्लियर। वे पदार्थ जो विकिरण का उत्सर्जन करते हैं उसे रेडियो एक्टिव तत्व या पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण है यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, एक्टिनियम, थैलियम, फ्रेंशियम इत्यादि। क्लियर। यह नाभिकीय परिघटना है जिसमें नाभिक का क्षय होता है, उसे रेडियो एक्टिव क्षय कहा जाता है। यानी नाभिक की एक ऐसी परिघटना जिसमें नाभिक का क्या हो जाए, क्षय हो जाए। यानी एक ये नाभिक है और ये नाभिक किसी, मान लो कि यूरेनियम का नाभिक है, ये टूट जाता है। क्षय होने का मतलब ये टूट रहा है। किस में टूट रहा है? इसका क्षय किस में हो रहा है? बेरियम में हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे और भी कोई तत्व में हो रहा है। तो यहाँ पे नाभिक टूटा, क्षय हुआ, तो इसे हम नाभिक की क्षय कहते हैं। ये नाभिक की एक परिघटना है। और ये जो नाभिकीय क्षय, नाभिक से और अल्प कण भी निकलते हैं। नाभिक से क्या निकलते हैं? अल्प कण। अल्प कणों का निकलना भी एक क्षय होता है। और ये जो क्षय होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला आता है अल्फा क्षय, फिर आता है बीटा क्षय और तीसरा आता है गामा क्षय। तीनों को समझो। अल्फा क्षय का मतलब होता है यदि नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है तो अल्फा क्षय कहलाता है। अल्फा कणों का उत्सर्जन ही अल्फा क्षय कहलाता है। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक का उत्सर्जन ही क्या कहलाएगा? अल्फा क्षय कहलाएगा। बीटा क्षय क्या होता है? जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो उसे बीटा क्षय कहते हैं। सर इलेक्ट्रॉन तो समझ में आता है, पॉजिट्रॉन क्या है? तो मैंने बताया हमारे परमाणु में 34 प्रकार के कण पाए जाते हैं, उसमें से एक पॉजिट्रॉन भी है। लेकिन सर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नाभिक में कैसे आए? नाभिक घनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, कैसे पॉसिबल हुआ? तो देखो, जब यहाँ पर नाभिक का क्षय होता है तो उस क्षय के दौरान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है। जब नाभिक अपने स्थायित्व को प्राप्त कर रहा होता है, न्यूक्लियन अपने स्थायित्व को, नाभिक के अंदर न्यूक्लियन होता है। वो मैंने बताया था कि एक 2 न्यूक्लियन होंगे, दोनों न्यूक्लियन आपस में बल लगाकर, ऊर्जा लगाकर जुड़े होंगे। क्या प्राप्त करने के लिए? पाई मेजेन कण। पाई मेजेन कण प्राप्त करने के लिए आपस में जुड़े होंगे। ये चाहते हैं कि इनको पाई मेजेन कण मिल जाए, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? पाई मेजेन कण 2 है, कोई एक लेके जा रहा है, कोई बेचारा एक रह जा रहा है। जो रह जा रहा है वो रह ही जा रहा है और जो ले जा रहा है वो ले जा रहा है। तो इस क्रिया के दौरान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का निर्माण हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नाभिक में रह नहीं सकते, तो निर्मित होने के जस्ट बाद बाहर निकल जाते हैं, और इसे हम बीटा क्षय कहते हैं। क्लियर? ये आवेश है, ध्यान रखना, द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश समान होता है, 9.1 × 10⁻⁻31, और आवेश भी समान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। पॉजिट्रॉन पे प्लस होगा, बस ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन पे माइनस रहता है। प्लस का मतलब आप इलेक्ट्रॉन पे तो यहाँ पे माइनस आएगा,
और पॉजिट्रॉन में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्लियर। गामा क्षय, फोटोनों का उत्सर्जन गामा क्षय कहलाता है। अगर नाभिक से फोटोनों का उत्सर्जन हो रहा है तो गामा क्षय कहलाएगा। तो इस तरह हमने कुछ कणों के क्षय के बारे में पढ़ लिया, अल्फा बीटा गामा। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव क्षय क्या है, ये देखते हैं। उस निकाय के अनुसार जिसके रेडियो एक्टिव नाभिक की क्षय होने की दर उस समय अविघटित नाभिकों की दर के समानुपाती होती है। देखिए अच्छे से समझना कि इस नियम के अनुसार, मैं गलत पढ़ गया था, इस नियम के अनुसार रेडियो एक्टिव नाभिकों की जो क्षय होने की दर है वो क्षय होने की दर यहाँ पर समानुपाती होती है। किसके? अविघटित नाभिकों के। देखो क्षय होने की दर क्या होगी तो समझो, t0 पर, t0 का मतलब t बराबर 0 पर नाभिकों की संख्या, नाभिक कितने? n0 है। लेकिन t समय पर नाभिकों की संख्या क्या हो जाती है? n हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ क्या दोस्तों? नाभिकों का क्षय हुआ और जो क्षय होने की दर है वो दर बराबर होगी डेल्टा n बाई डेल्टा टी के। क्लियर। और ये जो डेल्टा n बाई डेल्टा टी दर है ये समानुपाती होती है n अविघटित नाभिकों की। किसके समानुपाती होती है? अविघटित नाभिकों के समानुपाती होती है। नीचे देखिए ये दर है, ये अविघटित नाभिकों की संख्या है, समानुपाती। समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे, लैम्बडा का उपयोग किया गया है। लैम्बडा क्या है? तो लैम्बडा यहाँ पर 6 नियतांक है, ध्यान रखना। और 6 नियतांक पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। आपको यहाँ पर टाइम दे देगा, अविघटित या विघटित दोनों ही प्रकार के नाभिकों की नंबर दे देगा क्वेश्चन में, और लैम्बडा आपसे पूछ लिया जाएगा। और लैम्बडा का एक और फॉर्मूला आगे और देखेंगे, अभी तो इसी फॉर्मूले को। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मान लो कम क्षय हो रहा है, क्षय ज़्यादा हो रहा है, तो माइनस डेल्टा n बाई डेल्टा टी बराबर माइनस लैम्बडा n। माइनस क्यों है? क्योंकि जो दर है वो धीरे धीरे घटती रहती है। क्लियर। इसलिए माइनस लगाया गया है, गणितीय माइनस नहीं है, ये बता रहा है कि दर धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों हो रही है आगे समझेंगे। अभी देख लीजिए दर कम होती जा रही है। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी, अगर दर कम हो, क्षय की जो दर है वो कम हो, तो जो डेल्टा n बाई डेल्टा टी होगा वो dn बाई डी टी में बदल जाएगा, बराबर माइनस लैम्बडा n। अगर यहाँ पर क्षय होने की दर हो तो ये सूत्र, और क्षय अधिक हो रहा है तो ये सूत्र, ध्यान रखना है। क्लियर। अब यहाँ पर हम इसका क्या कर दे रहे हैं? अवकलन कर देते हैं। अवकलन जब हम इसका करेंगे, अवकलन नहीं करेंगे, इसको काट लेना, ये थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। समाकलन करेंगे। जब हम इसका समाकलन कर देंगे तो हमारे पास जो नया सूत्र आ जाएगा वो क्या आएगा? log n अपॉन n नॉट बराबर माइनस लैम्बडा टी। तो लॉगरिदम का log है, n क्या है? विघटित नाभिक, n नोट क्या है? n नोट
t बराबर 0 पर नाभिक और लैम्ब्डा क्या है? 6 नियतांक। t क्या है? समय। तो ये सूत्र आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एंटीलॉग जब हम इसका लेंगे, इसका एंटीलॉग लेंगे तो इसी का नया सूत्र बनेगा। क्या बनेगा? देखो, जब हम किसी का एंटीलॉग लेते हैं, जैसे लॉग n नॉट नहीं है, n/n0 बराबर माइनस लैम्ब्डा t, तो इस लॉग को हम इधर लेके जाएंगे तो n/n0 e माइनस लैम्ब्डा टी, ये नया सूत्र आता है। यहाँ से n0 को हम इधर भी लेके जा सकते हैं, तो n बराबर n0 e माइनस लैम्ब्डा टी। सूत्र आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए, बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे सर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। फिजिक्स समझ में किसको नहीं आती? बायो वालों को। तो दोस्तों इतना ही कहूँगा कि डिटेल में अगर चीज़ें पढ़ाता तो आपको 100% समझ में आ जाती। आपको नहीं समझ आने के पीछे का जो कारण है वो बताऊं क्या आपको? मैं सच बताऊंगा। आपको नहीं समझ आने के पीछे का कारण है आपने 11th-12th में फिजिक्स सही से पढ़ी ही नहीं। अगर आपने 11th-12th में चैप्टर के बेसिक भी पढ़ लिए होते ना, तो फिजिक्स आपको समझ में आ रही होती। देखिए, यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता और ना ही जीरो से शुरू किया जाता है। कंपटीशन एग्ज़ाम में वो पढ़ाया जाता है जो सिलेबस में दे रखा है। सिलेबस में ना तो जीरो से देता है, ना हाई लेवल का देता है, बीच का देता है। और बीच का हो चाहे हाई लेवल का, उसको समझने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? बेसिक नॉलेज की। और बेसिक नॉलेज आपको 11th-12th में लेनी होती है। और अगर नहीं ली है तो एक काम कीजिए, एक सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है, शानदार रामबाण सॉल्यूशन है जो चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने शुरू किया इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक मैंने शुरू किया, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक को मेरे यहाँ पर मेरे लेक्चर पढ़ने से पहले आप इसका बेसिक पढ़ लीजिए अपनी RBSC की बुक से, या NCERT हो तो उससे, या फिर कहीं पे क्लास ले लीजिए छोटी सी 30-40 मिनट की, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए। आपको सर्च इस तरीके से करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक नॉलेज या फिर बेसिक इंट्रोडक्शन, और फिर उस वीडियो को देख लेना है। आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया, बस उस बेसिक इंट्रोडक्शन को नोट कर लेना एक अलग से रफ कॉपी में, और एक बार अच्छे से देख के आ जाओ मेरी क्लास लेने। फिजिक्स समझ में आने लग जाएगी। आप 11th-12th सही से पढ़ के नहीं आते हो, फिर यहाँ पे हम तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते हैं, फिर आपके समझ नहीं आता। बस यही वजह होती है। तो कह रहे थे तो मैंने उसका जवाब दिया था। चलिए, सक्रियता या सक्रियम नहीं है, सक्रियता है। कुछ मिस्टेक देखने को मिल जाती है। या एक्टिवता, सक्रियता या एक्टिवता। जो बच्चे क्लास लेते हैं उनको नोट्स की मिस्टेक सॉल्व हो जाती है। जो क्लास नहीं लेते वो कहाँ से सेलेक्ट होंगे भाई? क्या मतलब, क्लास तो लेनी पड़ेगी। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर जो नाभिक होते हैं, उन नाभिकों की क्षय होने की जो दर होती है उसको सक्रियता कहते हैं। और क्षय होने की जो दर होती है उसे हम यहाँ पर R से प्रदर्शित कर रहे हैं,
उस आर को हम सक्रियता कह रहे हैं। सक्रियता है क्या? रेडियो एक्टिव नाभिकों की क्षय होने की दर। और दर क्या होती है? तो दर होती है dn या डेल्टा n बाई डेल्टा टी माइनस, यहाँ पर ये बताता है कि ये दर समय अनुसार घटती जाती है। और नाभिकों की क्षय होने की दर ये आपके पास माइनस, ध्यान रखना ये क्या है? ये नाभिकों की क्षय होने की दर है। क्लियर? आगे देखिए, R बराबर dn बाई डी टी। आपने ऊपर पढ़ा कि n अपॉन n नॉट बराबर e माइनस लैम्बडा टी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यहाँ से n क्या हो जाएगा? n नॉट e माइनस लैम्बडा टी। ये n का मान जब आप यहाँ पर रख देंगे तो नया सूत्र नीचे निकल के आया, R बराबर माइनस डी बाई डी टी इंटू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। अब यहाँ पर अवकलन करेंगे। अवकलन के फलस्वरूप जो सूत्र यहाँ पर आएगा वो आएगा R बराबर लैम्बडा एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। क्लियर? तो अवकलन से पहले का सूत्र और अवकलन के बाद का सूत्र सीधा ध्यान रख लो, समझा देता हूँ। R बराबर डी बाई डी टी माइनस का एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। यहाँ से एन नॉट कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, एन नॉट माइनस का डी बाई डी टी ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, और लैम्बडा नीचे आएगा तो माइनस एन नॉट लैम्बडा इंटू डी बाई डी टी तो हट गया ना, इंटू ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। अब ध्यान रखना जो लैम्बडा है वो चूँकि माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो माइनस पहले से है, एक लैम्बडा माइनस में आ रहा है। देखो अच्छे से देखो एक बार फिर से, डी बाई डी टी एन नोट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। एन नोट बाहर ले लो, ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस डी बाई डी टी ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। लैम्बडा नीचे आएगा माइनस का लैम्बडा, तो माइनस इंटू माइनस का लैम्बडा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा? एन नॉट लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है आपके पास यहाँ पर आर का, सक्रियता का, एक्टिवता का। अब देखिए यहाँ पर एक्टिवता जो होती है, हमने देखा ऊपर एन बराबर क्या होता है? एन नॉट, हमने देखा क्या? एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी होता है कि नहीं? यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट क्या एन नॉट एन है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमने यहाँ पर वही किया, आर बराबर लैम्बडा एन। तो अलग अलग सूत्र निकाले हैं। क्वेश्चन में अगर मान लो क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, उसके आधार पर अलग अलग सूत्र निकालें। क्वेश्चन में अगर आर निकालने के लिए ये सब दे रखा हो तो ये वाला सूत्र लगा दो। अगर मान लो ये सब ना दिया हो, केवल एन दिया हो, लैम्बडा दिया हो, तो ये वाला सूत्र लगा देना। तो वो अलग अलग सूत्र इसलिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना कि जो प्रारंभिक सक्रियता होती है उसे हम आर नॉट बराबर लैम्बडा एन नॉट कहते हैं। अंतिम सक्रियता को आर बराबर लैम्बडा एन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ दी हुई है ऊपर वाले सूत्र में, लैम्बडा एन नॉट। और लैम्बडा एन नॉट क्या है? प्रारंभिक सक्रियता। और प्रारंभिक सक्रियता को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? आर नॉट कहते हैं।
तो इसी के आधार पर एक और सूत्र आता है R बराबर R नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा टी। 3 सूत्र और एक ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये और ये सक्रियता का, और एक ऊपर ये जो मैंने निकलवाया है। फिर आ गया उकलन से ये आ गया, फिर ये आया निकल के, ये भी ध्यान रखना ये वाला। क्षय नियतांक लैम्बडा से संबंधित ये ग्राफ ध्यान रखना है कि समय और अगर सक्रियता या यहाँ पर क्षय होने वाले नाभिकों की संख्या के मध्य ग्राफ की बात करें तो इस तरह का व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ, परवलयाकार ग्राफ होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन सक्रियता या एक्टिवता की। तो ऊपर अपन ने सक्रियता और एक्टिवता के सूत्र देखे, यहाँ पर अपन सक्रियता या एक्टिवता के मात्रक देखेंगे। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, दर अपॉन सेकंड पहला मात्रक है। इसको हम बैक्यूरल भी कहते हैं, और जो इसका दूसरा मात्रक है या अन्य मात्रक है वो क्यूरी है। क्या है, क्यूरी। और 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुणा 10 की घात 10 बैक्यूरल होता है, ये ध्यान रखना। तो अपन ने क्या देखे मात्रक, पहला मात्रक क्या देखा, दर बटा में सेकंड, और इसे हम बैक्यूरल कहते हैं। उसके बाद दूसरा मात्रक क्यूरी, अन्य मात्रक, और जो 1 क्यूरी होता है उसमें 3.7 गुणा 10 की घात 10 बैक्यूरल होता है। 3.7 गुणा 10 की घात 10 बैक्यूरल होता है। तो ये आप बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, और ये कुछ नॉलेज ही। अब दोस्तों आगे की जो बात है, अर्ध आयुकाल, मध्य आयुकाल, नाभिकों का संलयन और नाभिकों का विखंडन, इसके लिए 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, वो डलवा दूंगा मैं कल। आज बस इतना ही बात करेंगे। बाकी मेरे क्या है, थोड़े से कान में यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो इसलिए आगे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। बस आज इतनी बात करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।